क्लास 11 आज का हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, तो हमने थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। तो 1913 में मोजले नामक एक वैज्ञानिक थे ने क्या किया, अलग अलग पदार्थों पर कैथोड किरणों की बमबारी की। अलग अलग पदार्थ लिए, उन पदार्थों पर कैथोड किरणों की बमबारी की, और जब बमबारी की तो उससे कुछ एक्स किरणें निकली, और उन एक्स किरणों की जो प्रकृति थी उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को ज्ञात करने का प्रयास किया, यानी कितने इकाई पॉजिटिव चार्ज है। तो उसी आधार पर उन्होंने परमाणु क्रमांक की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मैं परमाणु क्रमांक की परिभाषा दे रहा हूं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई जो पॉजिटिव चार्ज है, इकाई किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में कितना पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की संख्या जो होती है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब नाभिक पर धनावेश होता है, हमें पता है। ये धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक पर धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इकाई होता है, एक इकाई आवेश माना जाता है ना धनावेश। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इकाई आवेश होगा, है ना। माना किसी के नाभिक में 4 प्रोटॉन है, हम मान के चल रहे हैं 4 प्रोटॉन है, तो उसके नाभिक में कितने इकाई धनावेश होगा? 4 इकाई धनावेश होगा। तो उसका परमाणु क्रमांक कितना कहलाएगा? 4। अर्थात क्योंकि परमाणु क्रमांक हम किसको कह रहे हैं? इकाई धनावेश की संख्या। अब किसी के एक प्रोटॉन पर कितने इकाई धनावेश होता है? 1। तो किसी के नाभिक में यदि 4 प्रोटॉन है तो उस पर कितने इकाई आवेश हो गया? 4 इकाई। और जितना आवेश होता है यही आवेश क्या कहलाता है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, है ना, कि कितना उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी। परमाणु क्रमांक को Z से दिखाते हैं, प्रोटॉनों को हम P से दिखाते हैं, तो Z = P। और हमें यह पता है कि परमाणु में, याद रखना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो Z = P है और P = E है, तो हम क्या कह सकते हैं? Z = P = E। यानी किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है। ठीक है ना। हम कहते हैं किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो परमाणु क्रमांक क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। यानी किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। किसी परमाणु में जितने आपके प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए सोडियम की बात करते हैं, Na की, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। यानी सोडियम में यदि हम इलेक्ट्रॉन कितने हैं कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। दोनों की संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो किसको प्रदर्शित करता है? प्रोटॉन की संख्या और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना। तो ये था परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक के बाद हम द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या से पहले हमें न्यूट्रॉन की खोज के विषय में जानना है कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैसे इसकी खोज हुई। ठीक है ना। तो सन 1920 तक, 1920 तक ये माना जाता था कि परमाणु में 2 ही कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन।
ठीक है ना। 1920 तक यही माना जाता रहा कि परमाणु में केवल 2 ही कण होते हैं, यानी परमाणु केवल 2 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, नगण्य यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम होता है। अतः परमाणु का जो पूरा भार होगा वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान पे। यानी हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों के द्रव्यमान, प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य। तो परमाणु का जो भी द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, क्योंकि यही माना जाता था 2 ही कण है ना। लेकिन रदरफोर्ड ने 1920 में ये पाया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो ये कथन सत्य है, लेकिन हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए सत्य है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। लेकिन यदि हम हीलियम की बात करें तो रदरफोर्ड ने यही कहा कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के लिए जो उनका परमाणु भार है वो प्रोटॉन के भार के बराबर नहीं होता है। जैसे मैं हीलियम के लिए बताता हूं, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है ना। अब हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, 2। तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का 2 गुना होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसका द्रव्यमान भी 2 इकाई होना चाहिए ना। 2 प्रोटॉन है तो इसका द्रव्यमान कितना इकाई होना चाहिए, 2 इकाई। लेकिन वास्तव में हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 4 इकाई होता है। प्रयोगों द्वारा प्रैक्टिकली जब हीलियम का द्रव्यमान देखा गया तो हीलियम का द्रव्यमान 4 था, लेकिन जो 1920 से पहले तक जो सिद्धांत चला आ रहा था कि परमाणु में 2 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसके अनुसार तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, यानी परमाणु का जो भी भार है वो किसका भार होगा, यानी प्रोटॉन का। तो यहाँ पर प्रोटॉन 2 हैं तो 2 प्रोटॉनों के भार के बराबर हीलियम का भार होना चाहिए था, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 ही प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार कितना हो गया, नगण्य, ये तो नेग्लिजिबल हो गया। तो अगर हम हीलियम परमाणु का भार पता करें, हीलियम का परमाणु भार, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, दो प्रोटॉनों के भार के बराबर, और 2 प्रोटॉनों का भार 2 इकाई हो गया, तो इसका परमाणु भार 2 इकाई, लेकिन होता कितना है, 4। तो रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट ये देखा तो उन्होंने कहा कि परमाणु में इसके अतिरिक्त कोई एक कण और होगा, ठीक है ना, यानी क्योंकि 2 प्रोटॉनों के भार के बराबर नहीं था, उससे भी ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि कोई एक कण और हो सकता है। तो उसके बाद सन 1932 में जेम्स चैडविक, एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज के लिए प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम धातु की एक पतली सी पन्नी ली, बेरिलियम धातु की एक पन्नी ली पतली सी, और उन पर अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों की बमबारी की। और जब बमबारी की तो उन्होंने कहा एक अन्य कण प्राप्त हुआ उनको, जिसका द्रव्यमान, एक ऐसा कण प्राप्त हुआ, मैं कण को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये एक कण है, एक ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसका द्रव्यमान जो था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, प्रोटॉन के बराबर, यानी प्रोटॉन के बराबर कहने का मतलब कितना होगा, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। और आवेश इस पर 0 था, यानी ये उदासीन कण प्राप्त हुआ। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम धातु की पतली सी पन्नी ली, उस पन्नी में अल्फा कणों की बमबारी की, और बमबारी करने पर यह देखा कि एक ऐसा कण निकला जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, लेकिन उस पर आवेश कुछ भी नहीं था, वो एक उदासीन कण था, और इसी कण को न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन की परिभाषा क्या दी गई, न्यूट्रॉन की परिभाषा दी गई कि यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित एक उदासीन कण होता है, एक उदासीन कण होता है जिसका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है ना। तो ये न्यूट्रॉन की खोज थी। और जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो एक कॉन्सेप्ट और आया जिसको कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या, मास नंबर इसको हम कहते हैं। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये होती है परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना? किसी भी ये जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो परमाणु के नाभिक में ये पता चला कि प्रोटॉन के अतिरिक्त एक कण और होता है जिसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो द्रव्यमान संख्या कहा गया कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। इसको A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। A बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। अब हमें पता है प्रोटॉन की संख्या को हम किससे दिखाते हैं? Z। तो Z प्लस एन, Z प्लस एन। अगर हमको द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो A बराबर हो जाता है Z प्लस एन। Z क्या है? परमाणु क्रमांक, N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे एक उदाहरण देता हूं, माना कोई पदार्थ X है ना, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, खाली उदाहरण दे रहा हूं, इसका परमाणु भार 40 है या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना? अब ये द्रव्यमान, ये परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों को बता रहा है ना। यानी यदि हम कहें इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन 20 हैं, प्रोटॉन भी कितने हैं? 20 हैं, है ना। अब ये द्रव्यमान संख्या है, ये किसका योग है? P प्लस एन। P प्लस एन बराबर कितना हो गया? 40 हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन हमको पहले से पता है कितने हैं? 20। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं 20 प्लस एन, कह सकते हैं ना। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन बराबर 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। समझ गए हो ना? क्योंकि हमारा A बराबर क्या था? Z प्लस एन। यदि हमको n निकालना है तो हम क्या कहेंगे? n अगर हमको निकालना है, खाली Z को इधर ले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? A माइनस Z। यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दे तो वो किसकी संख्या निकल आती है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। ठीक है ना? तो अब हम कल कुछ नए टॉपिक पर आएंगे, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।